फॉर रियल न्यूज़ से अभी आपने कहा कि एक पॉलिटिकल सटायर है, सीरियस इशू को आपने हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया है इस फिल्म में। जिस तरीके से अभी हरियाणा में लैंड एक्विजिशन भूमि अधिग्रहण का जो मामला आया उसमें रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी आया, आपका इशारा उस तरफ था कि उन चीज़ों से इंस्पायर्ड है ये फिल्म? ये फिल्म की स्क्रिप्ट तो आई थिंक उससे पहले हुई थी जब ये न्यूज़ आई थी, पर एक्चुअली हम लोग जो रियल जिंदगी में होता है फिल्में उसी का रिफ्लेक्शन होती है, तो किसी एक नाम या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से कुछ भी लेना देना नहीं है। लैंडस्केप तो सब जगह हुए हैं। जब मैंने हरियाणा में फिल्म प्लेस की थी तो तब ऐसा कुछ नहीं था, तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। मगर फिल्म में लैंडस्केप डेफिनेटली है। इट्स एक लैंडस्केप से ज्यादा एक जमीन का इशू है जो प्रोग्रेस के नाम पे फार्मर्स की लैंड लेके उसके ऊपर जो मॉल्स या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या जिस तरीके से जो हुए हैं इससे, वो इस फिल्म का एक मेन मुद्दा है। वो फिल्म का मेन प्लॉट, उसके अराउंड ये फिल्म पूरी बनी गई है, जिसमें और वो प्लॉट जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कैरेक्टराइजेशन जो तीनों कैरेक्टर्स का है, बट क्योंकि फिल्म में एक कहानी एक प्लॉट चाहिए होता है, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लॉट है फिल्म। जी, वो दोनों ही फिल्म के कैरेक्टर्स हैं। गुलाबी भैंस फिल्म में कैरेक्टर है, और अफ्रीकन जो है वो भी एक ग्रुप है जिसको कि फिल्म में उनका रोल है। वो ऐसे नहीं कि सिर्फ डांस कर रहे हैं, ये गुलाबी भैंस सिर्फ हंस रही है, ऐसा नहीं है, उसके मानी है। पर मैं गुलाबी भैंस के बारे में ज्यादा आपको इसलिए नहीं बता सकता कि आप लोगों का मजा चला जाएगा, क्योंकि फिल्म में उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एंड गुलाबी भैंस मुझसे बहुत गुस्सा होगी अगर मैं बताऊंगा। विशाल जी, जो फिल्म का टाइटल है मट्टू की बिजली का मंडोला, ये अपने आप में एक कहानी बयान करती है। और तो ये जो टाइटल है मट्टू की बिजली की, इसके पीछे क्या टाइटल आपने डिसाइड, तो क्या किस तरह से यहाँ तक पहुँचा टाइटल? मैंने जब कहानी लिखी थी तो उसका कोई भी टाइटल नहीं था। एक कहानी लिख रहा था मैं, एक स्क्रिप्ट की इसके कैरेक्टर्स के जो नाम हुए वो बड़े इंटरेस्टिंग, उसके अपने छोटे छोटे से हिस्से हैं। मैं हरियाणा में रेकी के लिए घूम रहा था, तो वहां पे मुझे एक बोर्ड पे किसी का नाम दिखाई दिया, राजेश कुमार मटरू या ऐसा कुछ दिखाई दिया, तो मुझे मटरू साउंड बहुत अच्छी लगी। उस वक्त मैं अपने कैरेक्टर्स के नाम ढूंढ रहा था। उसके बाद बिजली नाम मुझे बहुत पसंद था, मुझे लगा बड़ा अनयूजुअल नाम है, आज तक आया नहीं है फिल्मों में। और मंडोला नाम हम चाहते थे कि जब हरियाणा में हम लोग घूमे कि वहां लोग अपने नाम के पीछे गांव का नाम लगा लेते। ये मैंने बहुत लोगों में देखा वहां पे कि वो अपने गांव का नाम पीछे लगा लेते हैं। तो हम ऐसा नाम ढूंढ रहे थे कि जो बकरे जी का जो कैरेक्टर उसका नाम हरफूल सिंह है, तो हरफूल सिंह मंडोला, और हमने सोचा कि मंडोला कोई गांव होगा नहीं, हम बना लेते हैं अपने आप। जब हमने नाम रख लिया, 2 दिन बाद हमने मैप खोल के देखा तो हमको एक्चुअली मंडोला विलेज भी उसमें दिखाई दिया। तो इस तरीके से हुआ ये। तो जब नाम रखना था तो बहुत सारे नाम दिमाग में आ रहे थे। तो मुझे था, जैसे मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म रही है बचपन में अमर अकबर, तो मुझे लगा बड़ा अच्छा मटरू बिजली मंडोला, और उसके बीच में की और का लगा देने से वो टंग ट्विस्टर बन गया एकदम, मटरू बिजली का मंडोला, जिसमें म्यूजिकलिटी भी थी। दिस इज हाउ दिस टाइटल केम। आपकी फिल्म में चाहे ओमकारा हो, इश्किया हो, एक डायलेक्ट एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। इस फिल्म में भी हरियाणवी डायलेक्ट हमने देखा है, तो उसके पीछे क्या वजह है बेसिकली? वही जो आपने तो जवाब भी खुद दिया है ना कि वो डायलेक्ट की फिल्म हरियाणा में तो इसलिए वो डायलेक्ट है। पर हमने ऐसा कोशिश की है कि लोग की समझ में, अगर साउथ में भी कोई हो तो उसकी समझ में आए। तो डायलेक्ट ऑफ कोर्स मेरे बड़ा फेवरेट है कि हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत बात ये कि हर 100 किलोमीटर के बाद डायलेक्ट चेंज हो जाता है, कल्चर में कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो बड़ी खूबसूरत देश है, इसको जितना एक्सप्लोर किया जाए उतना कम है। इसलिए मैं आज तक कभी हिंदुस्तान के बाहर जाके शूट नहीं कर पाया। मेरा भी बड़ा मन है कि अगली फिल्म में यूएस, यूके या स्विट्जरलैंड जाके बनाऊं। बड़ी अच्छी छुट्टियां होती हैं वहाँ, इन लोगों को पता है। विशाल जी, खबर आई थी कि आपने ओए बोए चार्ली वाला जो गाना है उसको दोबारा से कोरियोग्राफ करके कोरियोग्राफर को भी चेंज किया और दोबारा से शूट किया था। क्या कितनी सच्चाई है इसका? नहीं, सच्चाई बिल्कुल सच है ये बात। ये गाना पहले सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था और उन्होंने बहुत अच्छा किया था। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने खराब किया था।
मगर जब हमने गानों को एडिट होने के बाद देखा तो मुझे वो फिल्म की टोन से थोड़ा सा डिफरेंट लगा। एंड सरोज जी इतनी बड़ी कोरियोग्राफर हैं, पहली बार मेरे लिए काम कर रही थी, तो मुझे बहुत बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ा। तो मुझे लगा कि मैं उस गाने को एक सीन की तरह करना चाहता हूँ, जिसमें कि वो डांसर्स ना लगे, ना ही पीछे डांसर्स हों, जो कैरेक्टर्स जैसे हम लोग जब पार्टियों में डांस करने लगते हैं वैसा डांस हो। और हमारे पास टाइम भी, कुछ श्योर भी नहीं थे कि हम गाना रिपिक्चराइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। फाइनली शूट के आखिरी दिनों में एक दिन हमें ऐसा मिला, वो गाना हमने एक रात में पिक्चराइज किया है। और उस न्यूज में ये भी एक जिक्र था कि मैंने सरोज जी को चेंज किया, मैंने सरोज जी को चेंज नहीं किया, कि मैंने किसी और को नहीं लिया। जो उसमें न्यूज थी कि मैंने किसी और कोरियोग्राफर के साथ किया है, वो बिल्कुल गलत है। ये सब लोग यहाँ पे उस बात के गवाह हैं। वो गाना मैंने पिक्चराइज किया एज डायरेक्टर। तो एज डायरेक्टर मेरा हक बनता है कि अगर मुझे कोई चीज नहीं सही लग रही है तो मैं उसे दोबारा कर लूँ। मैं अपने भी जब सीन करता हूँ नहीं अच्छे लगते हैं तो मैं दोबारा खुद ही कर लेता हूँ। तो इसमें कोई वो नहीं है। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सरोज जी, शी इज ए ग्रेट कोरियोग्राफर। एंड मैं मेरे कहने या ना कहने से वो छोटी या बड़ी नहीं होती। बड़ा मजा आता है। एक्चुअली इट्स फन, यू नो, जो लोगों की इमेज है उसको चेंज करने में, यू नो, उनको दूसरी तरीके से देखने में और एक दूसरा इंसान उनके अंदर डिस्कवर करने में। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं फिल्म डायरेक्ट कर सकता हूँ तो कोई कुछ भी कर सकता है। मुझे कुछ नहीं आता था और मैंने धीरे धीरे करते करते सब सीख लिया। तो वो कॉन्फिडेंस जो मुझे अब मैं वापस मुड़ के देखता हूँ कि वो आई थिंक वो, क्योंकि इग्नोरेंस थी मेरे अंदर, तो मैं कुछ भी डायरेक्टर बनने के लिए कूद गया। लेकिन मुझे लेंस भी नहीं पता था कि लॉन्ग लेंस क्या है और यू नो जूम लेंस क्या है, इतना भी मुझे नहीं पता था। मैंने करते करते सीख लिया। तो मुझे लगा कि ये इट हैज टू डू समथिंग विद इंटेलिजेंस। अगर एक आदमी इंटेलिजेंट है तो उसको ये जरूर पता होता है कि वो कितना बेवकूफ है। तो मुझे जब इमरान से मिला तो मुझे लगा कि वो इंटेलिजेंट है, और अगर हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं दोनों साथ में तो हम लोग इसको अचीव कर लेंगे। और हम दोनों बहुत डरे हुए थे, ये बात भी सच। फिल्मों से आइटम सॉन्ग को बैन कर देना चाहिए, उसकी वजह से लोगों की मेंटालिटी बदल रही है। क्या आपका क्या कहना है, क्या आपका क्या रिएक्शन है इस पे? आपको हंसी नहीं आती इस बात पे? मुझसे सच में हंसी आ रही है। फिर भी क्या क्या कहना? सॉन्ग थोड़ी कुछ बदल सकता। आप बोले आइटम सॉन्ग तो यार गाना गा के कोई खराब हो सकता है। इनफैक्ट कभी गाने से रेवोल्यूशन भी नहीं आया कंट्री में। जाग जाग नौजवान देश को जगा देश का नौजवान कहाँ जाए। इसलिए गाने से थोड़ी कुछ होता है। क्यों? बेकार बेचारी फिल्म, किसी को कुछ नहीं मिलता तो सीधा फिल्म के ऊपर आ जाते हैं। और सिगरेट पिला रही है तो फिल्म पिला रही है, शराब पिला रही है तो फिल्म पिला रही है। फिल्म बेचारी फिल्म को छोड़ दीजिए ना आप लोग। फिल्म भी तो सीधा यू नो रिफ्लेक्शन, समाज का रिफ्लेक्शन। तो जैसा समाज है वैसी फिल्म होगी। ये नहीं कि फिल्मों से समाज बनता है, समाज से फिल्म बनती है। This film managed to get you OBGAY certificate. So जिस तरह से फिल्म में हम अलग चीजें देखते हैं, कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसमें काफी बोल्ड डायलॉग्स भी हैं। यही पॉइंट है, शायद यही कहा जा रहा है कि जिस तरह से पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन इन सिनेमा, जिस तरह से उनको पेश किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो नजरिया बदलती है लोगों का, उन पर असर तो डालती ही है थोड़ा बहुत। या आई थिंक कुछ हद तक की बात सही भी हो सकती है, मगर मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जिस तरह का हमारी सोसाइटी है, अगर सोसाइटी ही उस तरह की है तो वैसे ही फिल्म बनेगी। अगर कोई आइटम गाना चलता है और वो सालों तक पार्टियों में बजता है या गाँव में उस पर नाचते हैं या शहरों में हम सब लोग नाचते हैं, तो उसमें हम लोग ही तो नाच रहे हैं ना। अगर हम लोग ही डिस्कार्ड करेंगे उस चीज को तो वो चीज बंद हो जाएगी। अगर वो टिटिलेटिंग चीज अगर हम लोग पसंद कर रहे हैं तो हम ही पसंद कर रहे हैं, तो हम ये फिल्म को कैसे अलग कर सकते हैं? हम ही तो उसका हिस्सा। अगर कोई गाना चलता है तो वो गाना हम लोग ही तो चलाते हैं।